अभी रिसेंटली मैं ऑथर स्टीव मैग्नस की डू हार्ड थिंग्स पढ़ रहा था और इस बुक का जो कोर मैसेज है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हमारी जितनी भी प्राउडेस्ट मेमोरीज होती है वो सभी ज्यादातर हमारे हार्डेस्ट एक्सपीरियंसेस से क्रिएट होती है। चाहे वो 4-5 साल की मेहनत करके डिग्री लेना हो, कई महीनों की मेहनत के बाद अपने बिजनेस वेबसाइट को लॉन्च करना हो, किसी ऊंचे पहाड़ पर ट्रैक करना हो या फिर किसी मैराथन में भागना हो। ऐसे हार्डेस्ट एक्सपीरियंसेस लेने के लिए जिस पे आप प्राउड हो, उसके लिए जरूरत होती है हाई लेवल ऑफ टफनेस की। लोग जनरली टफनेस को समझते हैं बिना क्विट करे एक काम को करते रहना, जहाँ पे जो काम करने का मन नहीं कर रहा है उसे बहुत ज्यादा मेंटल फोर्स लगा के कंप्लीट करना। बट स्टीव मैग्नस ने टफनेस की साइंस को एक्सप्लोर किया और उन्होंने इस ट्रेडिशनल टफनेस और साइंस ऑफ टफनेस के बीच में कई डिफरेंसेस देखे। सबसे पहला, ट्रेडिशनल टफनेस कहती है एक्ट कॉन्फिडेंट, वहीं साइंस ऑफ टफनेस कहती है एम्ब्रेस रियलिटी। अगर आप किसी मैराथन को देखने जाओ तो वहां आपको जनरली 2 तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे। एक वो जो बहुत हाई कॉन्फिडेंस लिए हुए होते हैं और जो सोचते हैं कि मैराथन बहुत इजी होगी, और वो लोग मैराथन की स्टार्ट लाइन से ही बहुत तेज भागना शुरू कर देते हैं। और फिर आप नोटिस करोगे 1 घंटे बाद ये सेम लोगों की रियलिटी उनके सामने आ जाती है और वो रोड के साइड में कहीं आराम से चल रहे होते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड रनर होते हैं, या तो जो मान के चलते हैं कि मैराथन टफ है, जो कि रियलिटी भी है, वो उस अकॉर्डिंग स्लो भागना शुरू करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं। जब यूएस आर्मी ने अपने सर्वाइवल कोर्सेज के रिजल्ट्स को एग्जामिन किया तो उन्हें पता चला कि जो सोल्जर्स ट्रेनिंग से पहले डाउट में थे, जिन्हें लग रहा था कि ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होगी, उन्होंने उन लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म करा जो सोच रहे थे कि ये ट्रेनिंग उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगी। जैसे कि ऑथर के एक वाइज और एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री फ्रेंड ने उनसे एक बार कहा था, एन आउंस ऑफ डाउट कीप मी शार्प, जिसका मतलब किसी भी मुश्किल काम को करते वक्त आप जो परसिवियरेंस और टफनेस शो करोगे वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करता है कि इस चैलेंज से पहले आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। अगर आपने चैलेंज को अंडर एस्टिमेट कर दिया तो जब चीजें और मुश्किल होती जाएगी तो आप पैनिक करने लगोगे। आई रिमेम्बर 11th क्लास में मेरा मैथ्स का एक एग्जाम था और मैथ्स हमेशा से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। मैंने बहुत अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी किया था। इवन जो सबसे टफेस्ट चैप्टर था जिससे बाकी स्टूडेंट्स बहुत डरते थे, कैलकुलस, इस टॉपिक को तो मैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट बिफोर एग्जाम कि मेरे मन में 1 आउंस भी डाउट नहीं था कि मे बी क्वेश्चन थोड़ा टफ आ सकता है, क्योंकि नेचुरली कोई इतना प्रैक्टिस करके आता है तो ट्रेडिशनल टफनेस के नॉर्म्स में फिट हो जाता है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, बट मैंने साइंस ऑफ टफनेस को इग्नोर करा और जब रियलिटी सेट हुई, जब मैं एग्जाम देने लगा तो मैं बहुत अच्छा कर रहा था, सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा था, अंटिल मेरे सामने आया कैलकुलस का एक क्वेश्चन एंड आई वाज लाइक इजी। अब ये कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए और मुझसे ये नहीं हुआ। फिर 10 मिनट हो गए, वो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा था। टाइम निकलता जा रहा था, पर मेरा ईगो उस क्वेश्चन को सॉल्व करे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मुझे बार बार लग रहा था कि नहीं, ये इजी है, ये तो सॉल्व होना ही चाहिए, पर नहीं हुआ। उस एक क्वेश्चन पे मैंने 15 मिनट से ज्यादा का टाइम लगा दिया और मैं बहुत पैनिक करने लगा। उस एक क्वेश्चन की वजह से मेरे ओवरऑल एग्जाम की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो गई। नाउ टफ रहने की जो की है ना, वो ये है कि आपको हमेशा ये मान के चलना है कि आपके साथ कुछ भी बहुत इजीली या स्मूथली नहीं होगा, बट टाइम और एफर्ट के साथ आपके रिजल्ट्स बेटर होते जाएंगे। अब चाहे वो एग्जाम की प्रिपरेशन हो, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना हो या कई नई चीजें सीखनी हो, ऑथर कहते हैं हैव शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म कपल्ड विद लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। नेक्स्ट वे जो ट्रेडिशनल टफनेस को साइंस ऑफ टफनेस से अलग बनाती है, ट्रेडिशनल टफनेस कहती है इग्नोर द पेन एंड पुश ऑन, वहीं साइंस ऑफ टफनेस कहती है एक्नॉलेज द पेन बट मेंटेन द इक्वानिमिटी। कोई भी हार्ड चीज जो हम करते हैं वो अपने साथ बहुत ही हेवी डोज में डिस्कम्फर्ट लेके आता है। जब भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं
हमारा ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा अमिगडाला, जैसे साइंटिस्ट बॉडी का अलार्म सिस्टम कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाता है। जो लोग काम से बर्नआउट हो जाते हैं उनका अमिगडाला ओवर एक्टिवेटेड होता है। इसलिए ऐसे बर्नआउट होने से बचने के लिए और इस पेन को मिनिमाइज करने के लिए आपको अपने अलार्म सिस्टम को समझना होगा। और जैसे ही हमें ऐसा कोई अलार्म मिले तो हम इस अलार्म को ऑफ करके स्मार्ट डिसीजंस भी ले पाए। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आपके कार में फ्यूल खत्म होने लग जाए, आपकी कार का अलार्म सिस्टम आपको इंडिकेट करेगा कि आपको फ्यूल भरवाना है। पर अगर आप समझ जाओ कि आपकी कार में अभी कितना फ्यूल है और नेक्स्ट गैस स्टेशन कितनी दूर है, तो आप इस अलार्म को ऑफ कर सकते हो। नाउ जिन लोगों ने इस एक्नॉलेजिंग द पेन के प्रोसेस को मास्टर कर लिया है वो है मेडिटेटर्स, जिन्होंने 10,000 घंटे से भी ज्यादा मेडिटेट करके प्रैक्टिस किया है। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि एक्सपीरियंस्ड मेडिटेटर्स पेनफुल एक्सपीरियंसेस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चेक करने के लिए रिसर्चर्स ने मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स को एक एफएमआरआई मशीन में भेजा और उनके हाथ की स्किन पर एक गरम रॉड टच कराई। जैसे ही उस गरम रॉड ने पार्टिसिपेंट्स की स्किन को टच किया तो एफएमआरआई ब्रेन स्कैन में मेडिटेटर्स और नॉन मेडिटेटर्स के अमिगडाला में सिमिलर एक्टिविटी को दिखाया। बट नॉन मेडिटेटर्स का अमिगडाला इनिशियल पेन के बहुत देर बाद तक भी एक्टिव था। वही मेडिटेटर्स का अमिगडाला कुछ देर बाद ही अपने बेसलाइन लेवल पर आ गया। अपने माइंड को शांत करके अपने अलार्म को टर्न ऑफ करने के बाद अपने बेसलाइन लेवल पे वापस आने की एबिलिटी को इक्वानिमिटी कहते हैं। अगर हम टफनेस को सस्टेन करना चाहते हैं ताकि हम हार्ड चीजें कर पाए तो हमें इक्वानिमिटी को मेंटेन करना होगा। और इसे करने के लिए हमें 10,000 आवर्स की मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। बस जब भी डिस्कम्फर्ट स्ट्राइक हो हमें ये 3 चीज याद रखनी है। पहली, जूम आउट एंड एक्सप्लेन। जब मैं स्क्रिप्ट लिखते हुए और वीडियो बनाते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ ना और ऐसे बर्नआउट फील करने लगता हूँ तो मैं जूम आउट करके अपने आप को दूर से देखता हूँ और सोचता हूँ, ओह आई सी, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। जब आप थर्ड पर्सन व्यू में खुद की स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हो तो इससे आप इमोशंस के साथ जुड़े नहीं रहते और इन्हें अच्छे से रेगुलेट भी कर पाते हो। एक स्टडी में जो बच्चे एक फ्रस्ट्रेटिंग टास्क को करते हुए खुद को थर्ड पर्सन व्यू में देख रहे थे वो अपने इमोशंस को रेगुलेट करने में बाकियों से 30% बेटर थे। जब हम जूम आउट करके एक्सप्लेन करते हैं तो हम अपने ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारे ब्रेन का प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है, जो कि बदले में अमिगडाला में एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। क्योंकि ये दोनों ब्रेन रीजन्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए बने हैं। ये मेथड सबसे बेस्ट है अपने अलार्म सिस्टम की वॉल्यूम कम करने का। बट अगर आप अलार्म को ऑफ करना चाहते हो तो आपको रीअप्रेस करना होगा। जब हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं तो जो वेट लिफ्टिंग का स्ट्रगल होता है उसे हम या तो साइन ऑफ वीकनेस कह सकते हैं कि डैम मैं ये वेट भी नहीं उठा सकता, या तो फिर हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि यस मेरी मसल्स ग्रो हो रही है। जब भी हम रीअप्रेस करते हैं तो हम कई ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे ये डिस्कम्फर्ट हमारे लिए बेनिफिशियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से ब्रेकअप करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हो जो आपके लिए सही नहीं है, जिसे करना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग है जो इंसान करता है, जो अपने साथ बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट और पेन लेके आता है। पर अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपके साथ जो हुआ बुरा हुआ और इस रिलेशनशिप की सारी अच्छी बातें याद करोगे कि क्यों आपको उनके साथ रहना चाहिए था, तो यह आपके पेन को और बढ़ाएगा। आपका अलार्म बहुत तेज हो जाएगा कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। पर अगर आप खुद को रीअप्रेस करोगे और याद करोगे कि आप जो कर रहे हो वो आपके लिए कितना सही है और सारे रीजंस जिस वजह से आप ब्रेकअप कर रहे हो उन्हें पढ़ोगे, तो इससे आप खुद को रिमाइंड कराओगे कि ये डिस्कम्फर्ट आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा है। हम जितना ज्यादा रीअप्रेस करेंगे हम उतना ज्यादा हार्ड थिंग्स के डिस्कम्फर्ट से डील कर पाएंगे। नाउ वापस अपने बेसलाइन लेवल पे आने के लिए आपको खुद को रीअश्योर करना होगा। अब रीअश्योर करने के लिए आपको ये लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, दिस टू शैल पास। एक्सपीरियंस मेडिटेटर्स स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद अपने आप को काम डाउन करने में इतने अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स और इमोशंस आते जाते ऑब्जर्व करने में हजारों घंटे बिता दिए हैं।
वो ये बात समझ गए हैं कि ये सब कुछ टेम्पररी है और हमें भी बस यही बात समझनी है कि डिस्कम्फर्ट भी टेम्पररी है और ये भी गुजर जाएगा, जिससे हम वापस इक्वानिमिटी के स्टेट में आ जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि आप 10 मिनट के लिए जोनिंग आउट, रीअप्रेजिंग और रीअश्योरिंग प्रैक्टिस करो। जस्ट एक जगह बैठ जाओ और कुछ भी मत करो, और जब आपका माइंड एंग्शियस होने लगे और आप अपनी फोन की तरफ जाने लगो, जूम आउट करो और अपना नाम लेते हुए सोचो, मुझे कैसे अपना फोन चलाने की टेम्पटेशन हो रही है, और खुद को रीअप्रेस करो। इस डिस्कम्फर्ट को एक्सपीरियंस करना मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की स्किल को प्रैक्टिस करके मेंटल टफनेस को डेवलप करने की। बाकी सारे इमोशंस की तरह ये भी पास हो जाएगा, मुझे बस बैठे रहना है। ये सुनने में अजीब सा टास्क लग सकता है और हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग ये ना कर पाओ, पर आप खुद ही सोचो, आप दिन में कितनी बार खुद को ऐसे टाइम देते हो जहां आप कहीं बिजी नहीं होते, कहीं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, अपने थॉट्स में खोए नहीं होते, बल्कि आप और आपका माइंड एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जहां आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि हार्ड थिंग्स करनी कैसी है, ताकि आप उन्हें लाइफ में एक्चुअली में कर पाओ और सक्सेसफुल बन पाओ। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं मिलता हूँ ऐसी वीडियोस के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।